डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। हम पिछली क्लास में भी आपको बता चुके थे कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, वो कंप्यूटर का काम क्या है, किस तरह से काम करता है, इस बात को हम आपको बताना चाहते हैं। एक बार फिर से आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर चार प्रकार के उपकरणों, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस से मिलकर बना है। चलिए कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर फंक्शन इन हिंदी को विस्तार से समझते हैं। यह कि डेटा को इनपुट के रूप में कैसे लेता है, निर्देशों के हिसाब से उसे प्रोसेस करता है और अंत में परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। तो डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बताया है। ठीक है, तो कंप्यूटर का सीपीयू विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर से जुड़ा होता है। कंप्यूटर का सीपीयू विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर से जुड़ा होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर के बीच का माध्यम का काम करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर के माध्यम का काम करता है, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसा कि हम आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर की स्पेलिंग SYSTEM, सॉफ्टवेयर SOFTWARE, ये हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, OPERATING, ये ऑपरेटिंग हुआ। फिर आता है सिस्टम SYSTEM, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की प्रक्रिया, मतलब कंप्यूटर के कार्य करने की जो प्रक्रिया है, एक चरणबद्ध तरीके से होती है, मतलब 1 बाय 1 तरीके से होती है। कंप्यूटर आमतौर पे 3 चरणों का पालन करता है, जैसा कि सबसे पहले हम कोई डाटा को इनपुट कराते हैं। ठीक है, फिर डाटा वो प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट देता है आउटपुट होता है। ठीक है, तो एक सीढ़ी नुमा होता है, जैसे फर्स्ट इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट। ठीक है, फिर अब जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में ही इनपुट और आउटपुट के बारे में बता दिए थे, आप लोगों को इनपुट के बारे में और आउटपुट के बारे में भी पता होगा, लेकिन हम इनपुट, अब इस वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में इनपुट के बारे में फिर से बताया गया है, तो हम आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि इनपुट क्या है। ठीक है, यह कंप्यूटर सॉफ्ट सिस्टम में डेटा और निर्देशों को दर्ज करने की प्रक्रिया है। यह कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देशों को दर्ज करने की प्रक्रिया है, क्योंकि कंप्यूटर किसी अन्य मशीन की तरह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा इनपुट के रूप में लेता है और निर्देशों के हिसाब से डेटा की प्रोसेसिंग करता है। इनपुट उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देशों को प्रोसेसिंग के लिए एक संगठित तरीके से लेता है। इनपुट कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन आदि जैसे इनपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमने आपको पिछले क्लास में, डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में आपको इनपुट क्या क्या है, कौन कौन सा डिवाइस होता है, सब बता दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से इनपुट में देखिए, कीबोर्ड आता है हमारा, माउस आता है, स्कैनर आता है, डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन आदि जैसे इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट, अब आती है बात स्टोरेज। स्टोरेज के बारे में मैंने भी आपको पिछली क्लास में बता दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज, इसके द्वारा हम आवश्यक डेटा और निर्देशों का चयन करते हैं ताकि वह डाटा भविष्य में उपलब्ध हो सके। जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे डियर स्टूडेंट कि जैसे हम कोई भी डाटा, पिक्चर, म्यूज़िक, डिज़ाइन, डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, कुछ भी एनीवन, हम अपने उसको रखने के लिए डाटा को स्टोर करते हैं ताकि हमें आगे चल के कभी काम आए। जैसे हमें पिछले क्लास का अपना देखना है वर्कशीट या अपना होमवर्क, अगर हम अपने कंप्यूटर में अपना होमवर्क रखा है, नाम से सेव किया है, तो हमें कई साल का एक बार में ही मिल जाएगा सर्च करने से। तो ये स्टोरेज का काम है, ठीक है, जो हमें भविष्य में उपलब्ध होता है। डेटा और प्रोग्राम्स स्थायी भंडारण उपकरणों में संग्रहित होते हैं, ठीक है। विशेष रूप से हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अन्य स्थायी भंडारण जैसे मीडिया में सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव, एसएसडी और यूएसबी मेमोरी कार्ड इत्यादि, ये सब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये सब स्टोरेज के डिवाइस हैं, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आज फिर से हम आपको बताते हैं। फिर आता है हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग के बारे में मैंने बताया था, लेकिन आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए डियर स्टूडेंट। बुक कोई भी बदले, कुछ भी हो बुक, लेकिन कंप्यूटर में जो हम पढ़ा रहे हैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, आपको कंप्यूटर में उपयोग होने वाली चीज़ें बता रहे हैं। चाहे कोई भी बुक हो, आपका कंप्यूटर तो नहीं ना बदलने वाले, सारे फंक्शन उसी तरह काम करेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और आपको लैब में सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या विशेषताएं हैं प्रोसेसर की? कंप्यूटर के प्रोसेसर के द्वारा डाटा इनपुट एंड इंस्ट्रक्शन। तो डियर स्टूडेंट, जैसे प्रोसेसर की स्पेलिंग PROCESSOR, ठीक। फिर आता है हमारा डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो डाटा DATA, डाटा AND, एंड इंस्ट्रक्शन का INSTRUCTION, ओके, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, ओके। डाटा और आंकड़ों को अर्थमेटिक और लॉजिक निर्देश के अनुसार कार्य में विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। जैसे अर्थमेटिक क्या है और लॉजिक, अर्थमेटिक की स्पेलिंग नोट करिए ARITHMETIC, अर्थमेटिक। लॉजिकल, लॉजिकल मतलब तार्किक, ठीक है। अर्थमेटिक मतलब अंकगणित, ओके। तो लॉजिकल की स्पेलिंग LOGICAL, लॉजिकल, ओके। निर्देश के अनुसार कार्य में विश्लेषण करने की प्रक्रिया है प्रोसेसिंग। जैसे CPU का मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसके द्वारा काम किया जाता है। CPU स्टोरेज यूनिट के डेटा और निर्देश लेता है और दिए गए निर्देशों के आधार पर सभी प्रकार की गणना करता है, काउंट करता है, ओके। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि स्टोरेज में और कंप्यूटर प्रोसेसिंग में तब तक यह डाटा भंडारण इकाई में भेजा जाता है जहाँ अंकगणितीय मतलब अर्थमेटिक, ओके, अर्थमेटिक और तार्किक मतलब लॉजिकल इकाइयों द्वारा उपलब्ध डाटा का विश्लेषण होता है। जैसे रैम, मैंने आपको पिछले क्लास में रैम और रोम के बारे में अच्छी तरह से बताया। अगर नहीं आप लोग देख पाए हो, सुन पाए हो, तो हमारे पिछली वीडियो को रैम और रोम को देखिए, सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। रैम अस्थायी रूप से डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ आउटपुट, ठीक है। आती है बात आउटपुट की। तो कितनी बार हम आपको आउटपुट इनपुट के बारे में बताए हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर है, तो इसमें मेन काम तो वही होता है कंप्यूटर का, आउटपुट एंड इनपुट का। तो अब बात आई है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में आउटपुट और इनपुट की, तो आज एक बार मैं और आपको बताना चाहता हूँ। तो
व्हाट इज आउटपुट? डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद, डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद उपलब्ध जानकारी को आउटपुट डिवाइस की सहायता से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। ओके, सपोज दैट उपयोगकर्ता के लिए मुद्रित मतलब प्रिंटेड रिपोर्ट को आउटपुट डिवाइस स्क्रीनिंग प्रिंट पर प्रदर्शित करते हैं और अन्य कंप्यूटरों को जानकारी भेजते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वे संदेशों के बारे में भी प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, जो ईमेल हम भेजते हैं डियर स्टूडेंट, जैसा ईमेल हम लोग भेजा जाता है, आप लोग जानते होंगे ईमेल की सेंड किया जाता है कोई लेटर्स के, जैसे हम लोग लेटर्स पहले लिख के भेजते थे पोस्ट ऑफिस के जरिए, अब ईमेल भेजा जाता है। तो हम ईमेल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में इतना जानिए कि ईमेल एक, जैसे हम लोग पहले पुराने ज़माने में होता था ना कि एक चिट्ठी लिखी जाती थी एक जगह से दूसरे जगह के लिए, तो अब वो सब काम आसान हो के ईमेल किया जाता है कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। और जो पोस्ट किया जाता था पेपर वाला हाथ से लिख के, वो तो काफ़ी टाइम 10-10 दिन 1-1 हफ्ते लग जाता था, काफ़ी टाइम लेता था, पहुंचता भी था, कभी किसी कारणवश रुक भी जाता था। लेकिन अब जो ईमेल का काम आया है, तो ईमेल आईडी से हमारे जो लेटर्स हम लोग टाइप करके भेजते हैं, ईमेल करते हैं, वो चंद सेकंड में कुछ मिनटों में चला जाता है, रुकता नहीं है। ठीक है, और इससे हमारा टाइम बच जाता है और काम आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ईमेल भेजते हैं या हम जो मैसेज या चैटिंग करते हैं, तो हमें प्राप्त सूचना या संदेश भी आउटपुट डिवाइस स्क्रीन मॉनिटर पर ही प्रदर्शित होते हैं। हमें जो कंप्यूटर इत्यादि में जो त्रुटियां जैसे एरर्स प्राप्त होते हैं, एरर्स, कोई मैसेज या किया कोई एरर्स मिलता है, वह भी मॉनिटर पर ही प्रदर्शित होता है, वो भी मॉनिटर की वजह से होता है। हम आउटपुट डिवाइस के द्वारा मिलता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि। ठीक है, अब आता है निष्कर्ष, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन की स्पेलिंग CONCLUSION। ठीक, निष्कर्ष, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली मुख्य रूप से कार्य करती है। इन उपकरणों द्वारा डेटा लेना, डेटा को मेमोरी में स्थानांतरित करना, डेटा को प्राप्त कर निर्देशों के द्वारा गणना प्रोसेसिंग करना, डेटा का विश्लेषण करना, अंत में परिणामों को आउटपुट उपकरणों पर भेजना। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि कंप्यूटर फंक्शन के बारे में आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। नहीं जो समझ में आती है बात, आप लोग व्हाट्सअप करिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये था वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर तो पूरा हुआ, कैसे करता है काम। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि फाइंडिंग ए फाइल फोल्डर, मतलब अपने फाइल और फोल्डर को कैसे खोजा जाता है। ठीक है, कैसे कॉपी किया जाता है, ये सब तो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अब आता है फाइंडिंग अपने फाइल फोल्डर को खोजना। ठीक है, कैसे खोजा जाता है। विंडो ने एक्सपी में स्टार्ट मेनू में उपलब्ध सर्च ऑप्शन, हम हार्ड डिस्क में किसी भी फाइल को ढूंढ सकते हैं। अनेक बार किसी आवश्यक फाइल के विषय में ज्ञात नहीं होता कि वह हार्ड डिस्क के किस ड्राइव या फोल्डर में है। इस स्थिति में फाइल को खोजने के लिए सर्च ऑप्शन की एकमात्र साधन होता है। सर्च ऑप्शन SEARCHOPTION सर्च ऑप्शन के एकमात्र साधन होते हैं। सर्च
ऑप्शन में कई फाइल कई तरह से खोजी जा सकती हैं। जैसे अगर हमें फाइल का नाम ज्ञात हो तो सर्च कंपेनियन में सर्च SEARCHCOMPANION सर्च कंपेनियन में ऑल फाइल्स एंड फोल्डर नाम देने पर उस नाम की सभी फाइलों की सूची आ जाती है, चाहे वह किसी भी सॉफ्टवेयर में बनी हो या किसी भी ड्राइव में बनी हो। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमें फाइल का नाम न पता हो, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे सर्च मापदंड के रूप से, जैसे हमें फाइल का नाम नहीं पता है, कुछ पता नहीं है, तो एक आता है वाइल्ड कार्ड। जैसे सर्च मापदंड के रूप में A=, देने पर जो स्टार होता है, A* देने पर सभी फाइलों की सूची आ जाएगी जिनका नाम A से आता है। ठीक है, अगर हमारा नाम B से दिए हैं तो B से पूरा खुलेगा, मतलब अल्फ़ाबेट से पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, तो आती है बात पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो। इस ऑप्शन के द्वारा हम पिक्चर, म्यूजिक और वीडियो फाइल सर्च कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट etc। इस ऑप्शन में आने वाले टेक्स्ट बॉक्स में हम डॉक्यूमेंट्स फाइल से संबंधित मापदंड देकर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेज मेकर आदि से बनी डॉक्यूमेंट्स फाइल खोज सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ऑल फाइल्स एंड फोल्डर all FILES फाइल्स एंड FOLDER फोल्डर। इस ऑप्शन में उपलब्ध टेक्स्ट बॉक्स हम किसी प्रकार की फाइल के लिए उचित मापदंड देकर फाइल खोज सकते हैं। इस ऑप्शन में लॉक इन कॉम्बो बॉक्स में विंडो की और से अपने आप हार्ड डिस्क के सभी पार्टीशनों के ड्राइव अक्षर दिखाई देते हैं, अर्थात बाय डिफ़ॉल्ट BYDEFAULT बाय डिफ़ॉल्ट यह ऑप्शन किसी भी फाइल को पूरी हार्ड डिस्क में सभी पार्टीशन में ढूंढता है। ठीक है, जो ऑल फाइल्स। ठीक है, फिर आता है, तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम अपनी फ़ाइल को खोज सकते हैं। ठीक है, तो फाइल खोजने का काम हो गया। जैसे हम कोई फाइल खो जाते हैं तो उसके बारे में मैंने बता दिया किस तरह से ढूंढा जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हाउ टू पर्सनलाइज डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप को कैसे कस्टमाइज किया जाता है। ठीक है, तो कस्टमाइज विंडो डेस्कटॉप व्यू के स्वरूप और अनुभव को अनुकूलित करना आसान बनता है। इस वीडियो में आपको हम पर्सनलाइज पेन का उपयोग कैसे करें और आपको डेस्कटॉप के थीम, बैकग्राउंड, इमेज एंड कलर को अनुकूल करने की अनुमति देता है। ठीक है, आप यह भी जानेंगे कि आप फ़ॉन्ट आकार और टेक्स्ट डिस्प्ले कैसे समायोजित करें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, पर्सनलाइज पेन तक पहुंचने के लिए डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक करें। ठीक है, स्क्रीन पर माउस से अपने कहीं भी राइट क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन मेनू में पर्सनलाइज का विकल्प चुनें। आप जैसे ही माउस को स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें मेनू खुलेगा, तो उसमें आप पर्सनलाइज क्लिक करें। पर्सनलाइज पेन आपको दिखाई देगा। फॉन्ट साइज एंड डिस्प्ले टेक्स्ट डिस्प्ले सेटिंग। आप फॉन्ट आकार और टेक्स्ट डिस्प्ले को कस्टमाइज करने के लिए पर्सनलाइजेशन पर्सनलाइजेशन पेन का भी उपयोग कर सकते हैं। पेन का भी उपयोग कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सेटिंग केवल डेस्कटॉप व्यू को प्रभावित करेगी। ठीक है, ये सेटिंग केवल डेस्कटॉप व्यू को प्रभावित करेगी, न कि स्टार्ट स्क्रीन पर। ओके, तो हाउ टू चेंज द फुल फॉन्ट साइज। ठीक है,
अगर आपको अपने डेस्कटॉप पर टेक्स्ट देखने में कठिनाई हो रही है, मतलब कोई फॉन्ट छोटा है, अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका आकार, हम टेक्स्ट का आकार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट आकार में बढ़ाने से आपके डेस्कटॉप पर आइकन, अन्य आइटमों का आकार, सभी आइटम का आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पर्सनलाइजेशन पेन के निचले बाएं कोने में स्थित डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। ठीक है, तो डिस्प्ले सेटिंग दिखाई देगा और वांछित आकार चुनें। ध्यान दें कि स्क्रीन पर कुछ आइटम दिखाई देने के तरीके में एक बड़ा आकार हस्तक्षेप कर सकता है। अपने परिवर्तनों को सेव करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, अभी आपको ये वीडियो शायद ना समझ में आए, आप लोग लैब में चलेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो आप अब वीडियो देखिए। इन परिवर्तनों को बदलने के बाद आपको अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इन परिवर्तनों को बदलने के बाद आपको अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। मतलब जैसे हमने कोई सेव चेंज किया तो हो सकता है सिस्टम हमारा रिस्टार्ट मांगे। तो ठीक है, रिस्टार्ट होने के बाद जब आप वापस फिर से कंप्यूटर ऑन होगा तो हमने जो सेव किया है वो हमारा बैकग्राउंड दिखने लगेगा। ठीक है, तो हाउ टू एडजस्ट क्लियर टाइप सेटिंग। ठीक है, तो जैसे हमारा फोल्डर बड़ा छोटा करने में इधर उधर हो गया है, तो उसे मैं एडजस्ट कैसे करूँगा। ठीक है, स्क्रीन पे कैसे एडजस्ट किया जाता है। क्लियर टाइप एलसीडी मॉनिटर और स्क्रीन टेक्स्ट की सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, कैसे करता है। पर्सनलाइज पेन के निचले बाएं कोने में स्थित डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, जिस पे डिस्प्ले सेटिंग दिखाई देती है। बाएं नेविगेशन मेनू से एडजस्ट क्लियर टाइप टेक्स्ट का चयन करना होता है। क्या एडजस्ट, ADJUST CLEAR क्लियर, TYPE टाइप, TEXT टेक्स्ट का चयन करना होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, क्लियर टाइप टेक्स्ट टोनर। ठीक है, CLEAR क्लियर, TYPE टाइप, TEXT टेक्स्ट, TUNER ट्यूनर। तो निर्देशों को पालन करने में जो टेक्स्ट आपको सबसे अच्छा दिखाई देता है उसका चयन करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप टेक्स्ट का चयन कर लेते हैं तो फिनिश पर क्लिक करना होता है। मतलब सारा पूरा हो जाता है तो फिनिश पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्लियर टाइप सेटिंग अप्लाई हो जाती है। तो ये हमारा जो अप्लाई किए रहते हो जाता है। फिर आता है हाउ टू चेंज द स्टार्ट स्क्रीन बैकग्राउंड इन। तो डियर स्टूडेंट, विंडो 8 में स्टार्ट स्क्रीन जो बैकग्राउंड बदलने के लिए आप चरण उपयोग करते हैं। सबसे पहला विंडो की +C दबाएं या अपने चम्स खोलने के लिए स्क्रीन के दाएं किनारे से स्वाइप करें। फिर सेटिंग का चयन करना होता है या पर्सनलाइज पर क्लिक करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, बैकग्राउंड इमेज BACK ग्राउंड IMAGE इमेज, कलर COLOR कलर एंड एसिएंट ACCENT एसिएंट कलर, COLOR कलर का चयन करना होता है। यदि आपको पूर्व मौजूदा बैकग्राउंड पसंद नहीं है तो आप निचले दाएं कोने में बैकग्राउंड पर क्लिक करें। ठीक है, अपने डेस्कटॉप वॉलपेपर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई वॉलपेपर अगर लगाना है तो हम वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो आती है बात हाउ टू एक्सेस कलर एंड एशियंट्स इन विंडो 8 में माइक्रोसॉफ्ट ने इस सेटिंग को चम्स बार में रखा है। इसे एक्सेस करने में सुनिश्चित करना होता है कि स्टार्ट स्क्रीन इंटरफेस में है। इसके बाद विंडो की +C दबाएं, सेटिंग पर क्लिक करें या अपने माउस पॉइंटर पर दाएं कोने में रखें, सेटिंग पर क्लिक करें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, फिर पर्सनलाइज पर क्लिक करें। यदि आप पर्सनलाइज पर क्लिक करते हैं तो आप डेस्कटॉप पर्सनलाइज ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बैकग्राउंड आर्ट चुनना होता है। क्या, जो एनिमेटेड होता है, जैसे कोई मूविंग होता है, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया तो इधर उधर वो मूव होता है। ठीक है, जो एनिमेटेड होता है। बैकग्राउंड कलर BACKGROUND कलर, कलर कहाँ से मिलता है, कलर प्लेट से। ठीक है, अपने अनुसार रंगों को चुनना होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, तो जब
एनिमेटेड ऑब्जेक्ट लागू हो जाता है, एनिमेटेड ऑब्जेक्ट पर लागू हो जाता है। ठीक है, तो फिर तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा पूरा हाउ टू पर्सनलाइज डेस्कटॉप का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अभी आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना वीडियो देखिए, नहीं बात समझ में आती है कोई बात नहीं, आप लोग केवल एक बार वीडियो पढ़िए और इसका नोट्स बना लीजिएगा। फिर जो नोट्स हम बनवा रहे हैं उस नोट्स को हम देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, और प्रिंसिपल सर भी चेक करेंगे नोट्स को। तो डियर स्टूडेंट उस नोट्स को आप लोग लैब में लेके चलेंगे, जो मैंने बताया है वो लैब पे काम करवाया जाएगा। सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, 1 बाय 1 मैं सारी बातें आपको कंप्यूटर में समझा दूंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू।